हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एएलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखेंगे और इसके माध्यम से जो हो जाएगा आपको जितने भी क्वेश्चन बनने के लिए होंगे उसको भी कवर करेंगे। बहुत सारे चैप्टर को हमने कवर कर चुका है, बहुत ही अच्छा फीडबैक उसको देखने को मिला हमें। और आपको बता दें कि इस चैप्टर को अगर आप करके जाते हैं तो आप डेफिनेटली जो है क्वेश्चन को अटेंड करके आ सकते हैं। ये होगा आपका एएलपी सीबीटी 2 के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन। और आज का चैप्टर जो हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक फिगर से हो जाएगा। ज्योमेट्रिक फिगर से कहने का मतलब क्या है कि जैसे सर्किल को देखेंगे, ट्रेंगल को देखेंगे, रेक्टेंगल को देखेंगे, पॉलीगॉन को देखेंगे। इससे होगा कि आप जो रूबरू हो चुके हैं इस सब्जेक्ट से। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सबसे पहला लाइन कौन सा होगा मेरा। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ज्यामितीय आकृतियाँ का अध्ययन एवं उसके रचना करना ही ज्यामितीय आकृति का आरेखन कहलाता है। ज्यामितीय आकृतियाँ जो होती है दो प्रकार की होती है, जैसे कि आपका द्विविमीय 2D हो जाएगा, त्रिविमीय 3D हो जाएगा। आगे देखते हैं कि द्विविमीय आकृति के अंतर्गत जो होता है समतल आकृति आते हैं, जैसे कि आपका सर्किल हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, आयत हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। ये सभी जो होता है द्विविमीय के अंतर्गत आते हैं। और त्रिविमीय के अंतर्गत आने वाले जो ठोस आकृतियाँ होंगे, जैसे कि गोला हो जाएगा, शंकु हो जाएगा, बेलन हो जाएगा आदि, ये सभी जो होते हैं त्रिविमीय के अंतर्गत आते हैं। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कौन सा, तो इसमें हो 2D डायग्राम हो गया और 3D डायग्राम हो गया। अब देखेंगे हम एंगल को। तो एंगल को देखेंगे, कैसे एंगल के बारे में बताते हैं आपको। देखिए एंगल को देखेंगे कि जब दो सरल रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिलती है, जब दो सरल रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिलती है अथवा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो उसके बीच बने झुकाव को क्या कहते हैं, तो कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो सरल रेखाएं एक दूसरे के जब बिंदु पर मिलती है या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके अनुसार जो है कुछ डिग्री बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो कोण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एंगल शब्द जो होता है लैटिन शब्द एगुलोस से लिया गया है, जिसका मतलब कोना होता है। आगे देखते हैं कि दोनों किरणों एक कोण की भुजाएं होती है। कोण दो किरणों या रेखाओं से बनती है जो समान अंतः बिंदु साझा करती है। कोण की माप जो हमेशा जो होती है डिग्री या अंश में की जाती है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे। पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज नहीं, समकोण देखेंगे। राइट एंगल देखेंगे कि जब कोई सरल रेखा किसी दूसरे सरल रेखा के ठीक लंबवत होती है, जब एक दूसरे की रेखा के सिर्फ लंबवत होती है, ठीक लंबवत होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम समकोण बोलते हैं। इसमें जो होता है आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, तो आपको इस तरह से जो होता है कोण को डिनोट किया जाता है एल अक्षर से, और इसकी माप जो होती है 90 डिग्री बनती है। आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि कोण अकॉर्डिंग टू फिगर हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फिगर आपको दिया गया है, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। या ए ओ लंब कहाँ हो जाएगा, ओ बी। इस तरह से भी इसको डिनोट किया जाता है। आगे देखते हैं न्यून कोण इक्विट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है कि कोण जो होता है 90 से कम मान को हम न्यून कोण बोलते हैं। इसका अंतर्गत जो होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। इस एंगल को जो हम पिच एंगल भी कहते हैं, जो कि आपका देखने को मिलेगा। इसका जो होता है माप 0 से लेकर के 0 से बड़ा एंगल का मान जो होता है 0 से बड़ा और जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी माप जो होता है 90 डिग्री से अधिक होता है, परंतु 180 डिग्री का मान 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। इसको बोला जाता है कि यह राइट एंगल तथा स्ट्रेट एंगल के बीच बनता है। देखिए अधिक कोण त्रिभुज में अगर क्वेश्चन आपको इसे देखने को मिलता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो अधिक कोण त्रिभुज जो होता है आपका राइट एंगल तथा स्ट्रेट एंगल के बीच बने हुए कोण को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। यह कोण जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, तो अधिक कोण बोलते हैं। आगे देखते हैं सरल रेखा। तो एक रेखा पे बनने वाले कोण जो होती है, एक रेखा पे बनने वाले कोण जो होता है आपका 80 डिग्री होता है, 180 डिग्री, उसको हम सरल रेखा बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं, या उसको रिजु कोण भी कहा जाता है। तो
कभी कभी अगर हिंदी मीडियम से आए हैं आप तो इंग्लिश में तो आपको अस्टेटल एंगल दे देगा, बट अगर आप हिंदी मीडियम से जाइएगा तो उसमें कभी कभी आपको रिजू कोण भी देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें रिजू कोण भी दे सकता है। आगे देखते हैं, और जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आगे देखते हैं कि एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है कि कोण जो होता है 180 डिग्री से अधिक, अब रिफ्लेक्स एंगल को 180 डिग्री से कोण जो होता है अधिक होता है, और जो आपको यहाँ पे देखेंगे 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम एंगल वाले को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब बृहत कोण को ही हम परावर्तित कोण भी कहते हैं। देखिए इस सभी को हम इसी तरह से रफली से बताते चल रहे हैं, क्योंकि आपको जो हो जाएगा एक मेमोरी में याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू, तो आप इसको बना सकें। आगे देखते हैं, एक होता है आपका समीपवर्ती कोण। समीपवर्ती कोण किसको बोलते हैं, एडजस्ट एंगल, कि किसी रेखा के दोनों ओर बने कोण समवर्ती कोण कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक दिया गया है, तो किसी रेखा के दोनों ओर बने हुए कोण, जैसे कि अल्फा और बीटा जो होता है रेखा ओसी के जो है वो अल्फा और बीटा कोण जो है ओसी के समवर्ती बना हुआ है, समीपवर्ती बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो समीपवर्ती कोण बोलेंगे। इसका शीर्ष बिंदु एक होता है और भुजा उभयनिष्ठ होती है। जैसे कि यहाँ पे ओसी जो भुजा है जो दोनों कोण में जो है उभयनिष्ठ है, अल्फा और बीटा कोण में, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, तो समीपवर्ती कोण मतलब कि एडजस्ट एंगल बोलते हैं। आगे देखते हैं, एक होता है आपका पूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यदि दो समवर्ती कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, तो पूरक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है दो समवर्ती कोण दिया गया है, समीपवर्ती कोण दिया गया है, जैसे कि अल्फा और बीटा यहाँ पे दो समवर्ती कोण है, और ये एक दूसरे के जो होता है अल्फा और बीटा का मान अगर 90 डिग्री होता है तो एक प्रकार का जो है लंब पूरक कोण, अनुपूरक कोण, कोटि पूरक कोण, इसको हिंदी में जो बहुत सारे नाम है और इंग्लिश में इसका नाम जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। इसको लंब पूरक कोण बोलते हैं, अनुपूरक कोण बोलते हैं और कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, इसमें जैसे कि इसमें अल्फा और बीटा कोण का योग कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे समपूरक कोण। समपूरक कोण किसको बोलते हैं कि जब दो समीपवर्ती कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में एक दृश्य दिया गया है कि समपूरक हो गया, और दोनों कोणों का योग जो होता है, जैसे कि एक रिजु रेखा यहाँ पे दिया गया है, एक रेखा दिया गया है यहाँ पे, और इसके ऊपर जो है एक रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ से एक दिया गया है समवर्ती दिया गया है, समवर्ती की रेखा दिया गया है, तो इसको बोलेंगे कौन सा, तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का योग जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। इसको रिजु पूरक या सरल पूर्वक पूरक भी कोण बोलते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक होगा रैखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल हम किसको बोलते हैं कि जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये हो जाएगा आपका लीनियर पेरक हो जाएगा, दो आसन कोणों का जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, बट जो यहाँ पे ये वाले रेखा जो होता है आपका लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण हम किसको बोलेंगे, जब आप एक सर्किल को ड्रा करते हैं, इफ़ यू टेक वन सर्किल देन इट विल गेट 360 डिग्री एंगल। जैसे ही हम इसमें एक सर्किल लेंगे उसमें हमको 360 डिग्री कोण मिलेगा, इसको हम संपूर्ण पूरक या पूर्ण कोणक कोण भी बोलते हैं। तो पूर्ण कोण में जो होता है आपका 360 डिग्री का एंगल बनता है। आगे देखते हैं, दो समानांतर रेखाएं। देखिए अब यहाँ पे आ गया क्या कि जब दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो विभिन्न प्रकार के कोण बनते हैं, उसको भी हम अब कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, जैसे कि दो समानांतर रेखाएं जो है एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है तो इसको हम संगत कोण बोलते हैं। जैसे कि ऊपर दिया गया है, अब थीटा दिया गया है, यहाँ पे थीटा दिया गया है, तो ये दोनों कोण जो होगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। एक ही ओर के कोण को संगत कोण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि 1 और 5, जैसे कि रेखा के बाहरी कोण मतलब कि ये हो जाएगा संगत बाह्य कोण हो जाएगा, और 3 और 7 यहाँ पे हो जाएगा, 1 और 5 जो हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण। जो आमने सामने को कोण जो होता है सम्मुख होता है उसको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे एकांतर कोण देखेंगे। एकांतर कोण हम कहते हैं किसको हैं, तो जैसे कि दो रेखा यहाँ पे दिया गया है, एक हो जाएगा मतलब ए हो जाएगा तो थीटा, ए भी हो जाएगा थीटा, तो दो एक दूसरे के
एक दूसरे के कौन सा हो जाएगा, तो एकांतर कोण हो जाएगा। एकांतर कोण में भी जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण किसको बोलते हैं, तो जब दोनों कोण जो होता है एकांतर में अंदर की ओर होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 और 5 देखिए, 3 और 5 जो हो जाएगा आपका अंदर की ओर है, और 4 और 6 देखिए इसमें अंदर की ओर है, और 2 और 8 जो है दोनों बाहर की ओर है, बट एकांतर कोण है तो इसको बाह्य एकांतर बोलेंगे। और 1 और 7 को बोलेंगे कौन सा, बाह्य एकांतर कोण बोलेंगे, क्योंकि ये सर्किल क्योंकि इसमें जो स्ट्रेट लाइन है उसके बाहर में है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कि जब दो समानांतर रेखाओं एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए जब दो समानांतर रेखाएं कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो होता है आपका 180 डिग्री होता है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री हो जाएगा। और इस पे जो होता है आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती हो तो एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग जो होता है आपका 180 डिग्री होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू फिगर भी दिखाया गया है। अंतः कोणों का योग भी 180 होता है, बाह्य कोणों का योग भी 180 होता है। आगे देखते हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती हो तो सभी अंतः कोणों के समद्विभाजक से निर्मित आकृति क्या बनती है, तो आयत बनती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिगर भी हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है एक प्रतिच्छेदित कर रही है, तो सभी अंतः कोणों को क्या बोल रहा है कि तो प्रतिच्छेदित करती है तो सभी अंतः कोण, मतलब कि इसका समद्विभाजक यहाँ और इसका समद्विभाजक यहाँ, तो एक प्रकार का कौन सा बन गया, तो एक प्रकार का आपका आयत बन जाता है। और यही अगर तिर्यक रेखा समानांतर रेखा पर लंबवत होती है तो क्या बन जाता है, तो वर्ग बन जाता है। अगर तिर्यक रेखा समानांतर रेखा के लंबवत होती है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि अगर तिर्यक रेखा समानांतर रेखा के लंबवत होती है तो लंबवत होती है और उसका अंतः कोण जो होता है समद्विभाजक होता है, तो एक दूसरे के जब मिलेंगे तो एक वर्ग बनाएंगे। और जो होता है एक तिर्यक रेखा जो गुजरती है तो कौन सा बनेगा, तो आयत बनेगा। लंब नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, आयत बनेगा। और अगर दो समानांतर रेखाओं के बीच अगर लंब होता है और उसके अंतः कोण समद्विभाजक होते हैं तो क्या बनेंगे, तो एक दूसरे के आयत बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, अब ट्रिंगल के बारे में देखेंगे। तो 3 सरल रेखाओं से बनी आकृतियों को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। समतल पर 3 त्रिभुज जो होते हैं घिरे होते हैं, त्रिभुज बोलेंगे। इसकी अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। आगे देखेंगे कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है और बाह्य कोणों का योगफल जो होता है आपका 360 होता है। त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजाओं से अधिक होता है। ये वाले स्टेटमेंट जो होगा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजाओं के लंब अधिक होती है। त्रिभुज तीन भुजाओं तीन कोण और 3 शीर्ष होती है। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाला एक बहुभुज होता है। तो देखिए बहुभुज हो जाएगा जो मात्र 3 भुजाओं से मिल करके बनता है, तो सबसे कम भुजाओं से मिल करके बनने वाले बहुभुज को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये आपका शीर्ष हो जाता है, ये आपका भुजा हो जाता है, ये आपका कोण हो जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा कि त्रिभुज में जो होता है एक कोई भी विकर्ण नहीं होती है। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितना होता है, तो 0 होता है। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं में किसी एक समकोण, जैसे कि हम फिगर से देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को, यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। तो देखिए एक कोण जो होता है आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे देखते हैं कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो है आपका कर्ण कहलाती है। ये जो हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका बाह्य, एक ये हो जाएगा जो आपका बेस हो जाएगा। आगे देखते हैं कि समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। मतलब कि क्या बोला गया है कि समकोण त्रिभुज में जो होता है
परी केंद्र जो होता है आपका कहाँ पे मौजूद होता है, तो कर्ण के मध्य बिंदु पे जो होता है आपका परी केंद्र मौजूद होता है। आगे देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाली बिंदु पर शीर्ष होता है। तो लंब केंद्र कहाँ होता है, तो लंब केंद्र यहाँ पे आपका होता है, तो ये हो जाएगा आपका लंब केंद्र। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले बिंदु के कर्ण पर लंब डाल दी जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि समकोण बनाने वाले बिंदु पे जो है कर्ण पे लंब डाल दी जाती है, तो क्या हो जाता है, तो BD यहाँ पे दे दिया कि BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो BD इक्वल टू हो जाएगा आपका AB इंटू BC डिवाइडेड बाई AC हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि आपको फिगर में A to Z दे देगा और BD का वैल्यू पूछा जाएगा। तो BD इक्वल टू क्या होता है, AB इंटू BC डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। आगे देखते हैं ये सभी थ्योरम है, तो देखिए BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब गुने आधार बटे कर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले बिंदु से कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो देखिए AP बराबर हो जाएगा, PC बराबर हो जाएगा और BP भी बराबर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको कर्ण बाई 2 बोला जाता है। आगे देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा कि वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण का मान जो होता है 90 डिग्री से कम होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज हम उसको बोलेंगे कि वह त्रिभुज जो होता है कि प्रत्येक में से तीनों का मान जो होता है 90 डिग्री से कम होता है। जैसे कि आपका अल्फा बीटा गामा के मान जो है 90 डिग्री से कम दिया गया है, बट अगर इस कोणों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बट तीनों कोणों का मान जो होना चाहिए 90 डिग्री से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसको क्या बोलते हैं कि जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं कि जिस त्रिभुज में तीनों कोणों में से एक कोण का मान जो होता है 90 डिग्री से अधिक होता है उसको हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। किसी भी त्रिभुज में दो अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्फा, इस त्रिभुज में जो होता है अल्फा का मान जो है 90 डिग्री से अधिक है। आगे देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज देखेंगे। एक विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है उसको विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है। आगे देखते हैं कि इस त्रिभुज में अल्फा बीटा गामा का मान जो है असमान होता है। इक्विलेटरल ट्रेंगल बोलेंगे। इक्विलेटरल ट्रेंगल में क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं, इक्विलेटरल ट्रेंगल में क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होती है, उसको हम इक्विलेटरल ट्रेंगल बोलते हैं। इसके प्रत्येक कोणों का मान जो होता है 60 डिग्री होता है और इसके बाहु कोणों का मान जो होता है 120 डिग्री होता है। देखिए बाहु कोणों का मान 120 किस लिए होगा, देखिए यहाँ पे कितना डिग्री, यहाँ इसको इस लाइन को आगे बढ़ाइए तो ठीक है। तो जब एक लाइन बढ़ाएगा तो एक कोण जो हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये वाले कितना कोण हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसका दो भुजा और दो कोण आपस में बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाया जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होता है। इस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है तथा तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब भुजा तथा कोण को विभाजित करता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब दो भुजाओं को बराबर करता है या दो भुजाओं के बराबर करता है या जो होता है कोण को विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। आगे देखते हैं अंतः केंद्र देखेंगे, त्रिभुज के वृत्त केंद्र देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजित कर दी जाए तो तीनों समद्विभाजक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको अंतःकोण बोलते हैं, जैसे कि यहाँ आपको फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अंतःकोण हमेशा जो होता है त्रिभुज के अंदर होता है। एक होता है आपका परिकेंद्र, सरकम केंद्र। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को लंबवत समद्विभाजित किया जाता है, मतलब कि तीनों भुजाओं को जो है लंबवत समद्विभाजित किया जाए तो तीनों लंब समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो उसको परिकेंद्र बोलेंगे। आगे देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष से परिकेंद्र की दूरी जो होती है समान होती है। आगे देखते हैं ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र। यदि किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष से
सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए, तीनों शीर्ष जो होती है सामने वाली भुजा से लंब डाला जाता है, तो तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। और लंब केंद्र में शीर्ष तथा केंद्र पर बनाए गए कोणों का योग जो होता है आपका 180 डिग्री होता है, जैसे कि आपका अल्फा प्लस बीटा में दिखाया गया है, अल्फा प्लस बीटा में दिखाया गया आपका 180 डिग्री। आगे देखते हैं कि गुरुत्व केंद्र किसको बोलते हैं, सेंट्रोइड। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम केंद्रक बोलते हैं। आगे देखते हैं कि केंद्रक हमेशा जो होता है त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, तीनों माध्यिकाएं हो जाएगा और इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। और त्रिभुज केंद्रक जो होता है माध्यिका को शीर्ष से 2 और आधार से 1 अनुपात में विभाजित करता है, जैसे कि यहाँ पे जी हो जाएगा, तो AG इंटू GD जो होता है 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। और इस पे जो होता है आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, माध्यिका जिस भुजा पे पड़ती है उसे 2 बराबर भागों में बांटता है। तो माध्यिका जो होती है जिस भुजा पे पड़ेगी उसको 2 बराबर भागों में भी डिवाइड करता है। आगे देखते हैं क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, चतुर्भुज को देखेंगे, तो 4 सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चारों कोणों का योग 4 समकोण अर्थात 360 डिग्री का होता है। इसमें 4 भुजा, 4 शीर्ष पर और 4 कोण होते हैं। यह एक बहुभुज है जिसको 4 भुजाएं होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अल्फा कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अगर मानते हैं हम कि आंतरिक कोणों का सूत्र हमको बताना हो तो आंतरिक कोणों का एंगल कितना होता है, तो n-2 इंटू 180। किसी भी भुजा के लिए किसी भी भुजा के लिए अगर आंतरिक कोणों का योग निकालना हो तो n-2 इंटू 180 जब हम वहाँ पे करेंगे तो आंतरिक कोणों का हो जाएगा। और n क्या हो जाता है, n बहुभुजों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जटिल चतुर्भुज यहाँ पे दिया गया है, अवतल चतुर्भुज दिया गया है, उत्तल चतुर्भुज दिया गया है, स्पर्श चतुर्भुज दिया गया है, पतंगाकार चतुर्भुज दिया गया है। तो विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको स्क्वायर को, सबसे पहले देखेंगे किसको, तो स्क्वायर को देखेंगे। तो समतल में 4 बराबर भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसकी चारों भुजाएं समान तथा अंतः कोण 90 डिग्री का होता है वर्ग कहलाता है। इसके चारों भुजाएं जो होती है समान होती है, चारों कोण समान होती है, इसके दोनों विकर्ण समान होते हैं तथा दोनों विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर विभाजित करते हैं। तो देखिए वर्ग को देखेंगे कि इसके 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं तथा दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं। यह एक समानांतर चतुर्भुज है। यह एक आयत एवं चक्रीय चतुर्भुज भी बोला जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वर्ग के प्रत्येक भुजा के मध्य मिलाने वाली बिंदु को मिलाने वाली आकृति को वर्ग कहते हैं। जैसे वर्ग के अगर प्रत्येक भुजा के मध्य अगर मिलाया जा रहा है इस प्रकार के, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और इसमें जो होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखेंगे यहाँ पे हम रेक्टेंगल क्या हो जाएगा कि आयत एक समतल पर 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है जिसकी आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर होती है तथा अंतः कोण जो होता है 90 डिग्री का कहलाता है। इसमें 4 भुजाएं समानांतर होती हैं, इसमें इसके दोनों कोण विकर्ण बराबर होते हैं। इसके आमने सामने की भुजाएं जो होती है समान होती है। इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण होती है। इसमें इसके विकर्ण समान होते हैं। कौन सा हो गया, आयत हो गया। और जब आयत के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं, तो समचतुर्भुज बोलते हैं। क्वेश्चन जो होता है यही सब आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। आगे देखते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को देखेंगे कि समतल पर 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर या समानांतर होती है अतः कोण बराबर होता है, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण समान होते हैं और जो होता है इनके 2 निरंतर कोणों का योग जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। उसके बाद देखेंगे हम रंबस समचतुर्भुज देखेंगे। समतल पर 4 बराबर भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है तथा सम्मुख कोण बराबर होते हैं समचतुर्भुज कहलाते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है क्वेश्चन में,
फिगर में दिया गया है कि इनके चारों भुजाएं जो होती है समान होती हैं और जो ये जो आया है विकर्ण जो एक दूसरे के क्या होती हैं लंबवत होती हैं। विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिए जाए तो बनी आकृति जो होती है आपकी आयत कहलाती है। आगे देखते हैं समलम चतुर्भुज देखेंगे तो समलम चतुर्भुज आपका किस प्रकार का होता है कि देखिए समलम चतुर्भुज आपका जो होता है इस प्रकार का होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं जो होती है, दो आमने सामने की भुजाएं जो होती है समानांतर होती है तथा आसन भुजाएं जो होती है समलम चतुर्भुज कहलाती है। इसमें इसके दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी समान दूरी तथा खींची गई सरल रेखा इन दोनों भुजाओं के समानांतर के मध्य के बराबर होती है। आगे देखते हैं इसके बारे में, किसी भी चतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा आकृति समानांतर होती है। समलम चतुर्भुज के दो असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई समानांतर भुजा के योग की आधी होती है। समलम चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृतियों को समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें जो हो जाएगा आपका पॉलीगॉन। अब देखेंगे हम यहाँ पे किसके बारे में, तो पॉलीगॉन के बारे में देखेंगे। पॉलीगॉन से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं, तो पॉलीगॉन को बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं। समतल आकृति जो 3 अथवा 3 से अधिक सरल रेखाओं से आबद्ध होती है, बॉन्डेड होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे। जैसे कि सबसे छोटा अगर पॉलीगॉन की बात करते हैं तो आपका त्रिभुज हो जाता है जो 3 भुजाओं से घिरा होता है। बहुभुज की पहचान उसकी भुजाओं की संख्या से की जाती है। बहुभुज के सभी भुजाएं एवं कोण जो होते हैं आपके समान होते हैं। बहुभुज विभिन्न सरल रेखाओं से घिरी होती है। इसके सरल रेखा को बहुभुज की भुजा कहते हैं। बहुभुज अंग्रेजी के पॉलीगॉन शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है बहुगुण, बहुकोण इसका जो होते हैं अर्थ होता है। आगे देखते हैं कि सम बहुभुज देखेंगे। ऐसे बहुभुज जिसकी सभी भुजा वे कोण आपस में बराबर होता है उसको सम बहुभुज बोलेंगे। विषम बहुभुज देखेंगे कि ऐसी बहुभुज जिसकी सभी भुजा वे कोण जो होता है भिन्न भिन्न होती है उसको विषम बहुभुज बोलते हैं। आगे देखते हैं एक होता है आपका उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज को समझेंगे, जब किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। जब किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण जो होता है 180 डिग्री से छोटा होता है तो उसको हम उत्तल बहुभुज बोलते हैं। एक होता है आपका अवतल बहुभुज के, जब किसी बहुभुज को एक भी कोण का मान जो अगर 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो वो हो जाएगा आपका कॉनकेव पॉलीगॉन। तो देखिए एक हो जाता है आपका उत्तल पॉलीगॉन, एक होता है आपका अवतल पॉलीगॉन। तो उत्तल पॉलीगॉन हम किसको बोलते हैं कि जब किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है तो हम उसको उत्तल पॉलीगॉन बोलते हैं, उत्तल बहुभुज बोलेंगे। जब किसी बहुभुज के एक भी कोण का मान जो होता है 180 से बड़ा हो जाता है तो उसको अवतल बहुभुज बोलेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुभुज के गुण देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगॉन देखेंगे। तो बहुभुज के सभी कोण एक जो होता है वृत्त पर स्थित होता है। इसकी सभी भुजाओं इसके अंतःवृत्त को स्पर्श करती है। इसके सभी अंतः कोणों का योग जो होता है 2n-4 इंटू 90 दिया गया है। बट जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो n-2 इंटू 180 हो जाएगा। तो ये इसी को याद रखिएगा कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है n इंटू ये क्या होता है, इसको याद कीजिएगा कि n-2 इंटू 180। और इसी में अगर बोला गया कि प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें तो इसमें अगर n से डिवाइड कीजिएगा तो प्रत्येक कोण का मान निकल जाएगा। इस फॉर्मूला की याद कीजिएगा कि n-2 इंटू 180 ये हो जाएगा आपका पूरा कोण का योग हो जाएगा। जिस बहुभुज के पूछा जाएगा उस बहुभुज का पूरा कोण का योग हो जाएगा। अगर n से डिवाइड कर देते हैं तो हमको एक कोण का मान निकल जाएगा। आगे देखते हैं बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा कि बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है और इसके आंतरिक कोण इसके बाहरी कोणों का योग जो होता है 180 होता है। किसी भी बहुभुज के विकर्ण को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। विकर्ण को ज्ञात करने के लिए n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 जो होता है आपको विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण ज्ञात होगा इससे। और जब देखेंगे कि
इसके सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180, जहाँ n हो जाएगा बहुभुजों की संख्या। अब प्रत्येक कोण की मान निकालना होगा तो उससे n से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक कोण का मान निकलेगा। एज ए रिफरेंस यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया है कि पॉलीगॉन देखेंगे पंचभुज में, तो देखिए जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए पंचभुज हो गया तो 5 गुने कितना हो गया कि पंचभुज है, तो देखिए 5 भुजा हो जाएगा। एन के मान यहाँ पे 5 दिया गया है, तो 5 गुने 2 माइनस 4 इंटू कुछ हो गया। इसको देखिए फार्मूला n-2 इंटू 180 वाले फार्मूला लीजिए, तो देखिए n का मान कितना है 5 है, तो 5 में से 2 गया 3 गुने 180 कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। और अगर इसी के प्रकार से प्रत्येक कोण का मान निकालेंगे तो देखिए 540 हो गया, 540 डिवाइड बाई 5 कीजिएगा तो यहाँ पे 108 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से जो है प्रत्येक को निकाला गया है। बस आप जो है फार्मूला को याद रखिएगा कि n-2 इंटू 180 जो हो जाएगा आपका टोटल योग हो जाएगा बहुभुज में। टोटल बहुभुज का जो हो जाएगा एंगल निकलेगा। और जब इसको जो होता है एक भुजा से डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एक कोण निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुभुज के प्रकार देखेंगे, पंचभुज देखेंगे। यह समतल आकृति से समतल आकृति जो 5 सरल रेखाओं के अंदर होती है जिसको पंचभुज बोलते हैं। आगे देखते हैं पंचभुज की, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिया गया है, फिगर में इस तरह से दिया गया है, ये हो जाएगा आपका पंचभुज हो जाएगा। ये आपका जो हेक्सागोनल दिया गया है तो इसका बाहरी कोण जो होता है 60 डिग्री हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक हो जाएगा आपका शतभुज हो जाएगा, एक हो जाएगा अष्टभुज जिसकी भुजा 8 होती है। और इसको जो होता है आप कोण निकाल सकते हैं कि कितना कोण हो सकता है। इसका एक नौभुज होता है, इसमें जो होता है 9 भुजा होती है। आगे देखते हैं, एक होता है 10 भुज, 10 भुज में जो होती है 10 भुजा होती है। समझना किसको है हमको, तो एकाद दशतम भुजा मतलब कि एकाद 10 भुज मतलब कि भुजाओं का योग जो एकाद 10 भुज मतलब कि भुजा के नंबर ऑफ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आगे देखते हैं उत्कीर्ण एवं परिणत बहुभुज कौन सा हो जाएगा, उत्कीर्ण और उत्कीर्ण बहुभुज देखेंगे। उत्कीर्ण बहुभुज उस बहुभुज को कहते हैं जिसके सभी शीर्ष वृत्त के परिधि को स्पर्श करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए उत्कीर्ण बहुभुज उसको बोलेंगे जिसका सभी शीर्ष जो होता है, मतलब कि शीर्ष बोला गया है, सभी शीर्ष जो बोला गया है कि वृत्त के परिधि को जो होता है स्पर्श करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उत्कीर्ण बहुभुज बोलेंगे। आगे देखते हैं कि उत्कीर्ण बहुभुज में वृत्त के केंद्र के सभी समान दूरियां होती है। एक होता है परिगत बहुभुज। परिगत बहुभुज होते हैं उस बहुभुज को कहते हैं जिसकी भुजा जो होता है वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है। इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, उत्कीर्ण में क्या होता है कि उत्कीर्ण में उस उत्कीर्ण बहुभुज उस बहुभुज को कहेंगे जिसका शीर्ष जो होता है परिधि को स्पर्श करता है। और इसमें जो हो जाएगा परिगत में जो हो जाएगा उसका वृत्त की परिधि जो होता है, उसकी भुजा जो होती है वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है, उसको परिगत बोलेंगे। और जब शीर्ष स्पर्श करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, शीर्ष वाले को तो उत्कीर्ण बहुभुज बोलेंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें वृत्त को देखेंगे तो देखिए वृत्त के लिए सबसे आसान भाषा में समझेंगे, एक ही डायग्राम से पूरा समझ जाएंगे वृत्त को। किसी बिंदु पर एक बिंदु पथ जो किसी स्थिर बिंदु में सदैव एक समान दूरी होता है उसको क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। यह एक समतल आकृति होती है। वृत्त का प्रकार शंक्वा होता है जिसका केंद्र इसी सेंट्री होती है जिसको ई से डिनोट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया वृत्त के अब एक कंपोनेंट ऑफ सर्किल देखेंगे तो देखिए एक प्रकार का सर्किल है जो ये जो होता है आपका डायामीटर होता है, इसमें ये डायामीटर होता है। डायामीटर के आधा क्या हो जाता है, रेडियस होता है। और अगर इसमें इस तरह के सेक्टर दिया गया है तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको सेक्टर बोलते हैं। अगर इस तरह से दिया गया है तो इसको वृत्त खंड बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। अगर वृत्त आर्क किसको बोला गया है तो देखिए एक प्रकार के यहाँ पे आर्क दिया गया है, ये वृत्त हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आर्क हो जाएगा। एक अगर इसी के साथ अगर लगा हुआ है स्पर्श रेखा तो इसको टेंजेंट बोलते हैं। और इसी के अंदर जो लिया जाता है उसको कोड या जीवा बोलते हैं इसको। और ये वाले पार्ट को जो होता है आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं। यही पार्ट हमको इसमें देखना है सर्किल में। तो देखते हैं केंद्र देखेंगे तो केंद्र तो आप देख लें कि एक केंद्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखेंगे आपका कि कौन सा कोण दिया गया है तो बताया गया है चाप हो जाएगा। कौन जीवा आपको बता दिए कि जीवा कौन सा हो जाएगा, तो ए जो है आपका चाप हो जाएगा, ए जो हो जाएगा आपका जीवा हो जाएगा। आगे देखते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे त्रिज्या खंड देखेंगे सेक्टर, जैसे कि यहाँ पे एक दिया गया है और एक हो जाएगा आपका चाप, तो ये सभी मिल करके क्या बनाता है आपका त्रिज्या खंड बनाता है। और आगे देखते हैं, एक हो जाएगा आपका वृत्त खंड। तो देखिए वृत्त खंड यहाँ पे दिया गया है, तो ये हो जाएगा शेडेड लाइन जो होता है आपका वृत्त खंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे वृत्त दिया गया है और ये जो होता है आपका किसी भी एक पॉइंट वृत्त के किसी एक पॉइंट से सरल रेखा जो स्पर्श करती है उसको हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। और इसी के ऊपर जो होता है आप अगर लंब डाल देते हैं इसको तो क्या बोलते हैं, तो नॉर्मल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, तो नॉर्मल बोलते हैं। आगे देखते हैं अर्धवृत्त को क्या बोलते हैं, तो अर्धवृत्त जैसे कि देखिए वृत्त हो गया, ये वृत्त हो जाएगा, तो वृत्त के आधा भाग को क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे। अब देखते हैं हम इसमें शंकु या छिन्नक को देखेंगे। तो देखिए शंकु और छिन्नक क्या होता है, शंकु और छिन्नक जो होता है आपका क्या होता है, तो किसी समकोण शंकु को किसी तल की सहायता से उसी अक्ष से किसी कोण पर काट दी जाए तो नीचे के बचे भाग ऊपर के वर्गाकार आकृति शंक्वाकार कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ये सभी कौन है, ये एक प्रकार का कौन सा है, तो एक प्रकार का शंकु है, जिसको देखिए एक हो जाएगा दीर्घवृत्त इलिप्स हो जाएगा, एक हो जाएगा पाराबोला बनाती है। आगे देखते हैं, एक हो जाएगा अति पाराबोला हाइपरबोला बनाती है। एक देखिए एक हो जाएगा आपका इलिप्स हो जाएगा। इलिप्स किसको कहते हैं, जब सेक्शन तल शंकु के अक्ष से तिरछा हो तथा शीर्ष से एक तरफ की सभी जनरेटरों को काटता हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो समतल दीर्घवृत्त बोलेंगे। एक हो जाएगा पाराबोलिक हो जाएगा, जब परिच्छेद तल से अक्ष से तिरछा हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि अक्ष से थोड़ा सा तिरछा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पाराबोलिक हो जाता है। और देखिए यहाँ पे इलिप्स दिया गया है, ए वाला इलिप्स हो जाएगा, ए हो जाएगा पाराबोला हो जाएगा, ए हो जाएगा जो हाइपरबोला हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसमें देखिए सबसे मेन टॉपिक को देखने वाले हम अब देखते हैं हम कौन सा, तो ज्योमेट्रिकल सॉलिड को देखेंगे 3D आकृति में। 3D आकृति में क्या होता है कि घन होता है, घनाभ होता है, शंकु होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे पारा पेलीहेड्रा बोलते हैं। एक होता है आपका पेलीहेड्रॉन हो जाता है, एक होता है सॉलिड हाफ रेवोल्यूशन। तो इसको देखेंगे पेलीहेड्रॉन किसको बोलेंगे, तो देखिए इस सॉलिड में 3 से अधिक समतल सतह होती हैं, इसके फेस एक समान होते हैं जिसके रेगुलर पेलीहेड्रॉन कहते हैं। इसके सतहों का आकार एवं संख्या के अनुसार नाम दिया जाता है, जैसे टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, जैसे यहाँ पे दिया गया है। एक होता है पेलीहेड्रॉन, देखो पेलीहेड्रॉन जो प्रिज्म की तरह प्रिज्म भी कहा जाता है। इसके ऊपर एवं नीचे के एंड फेस समान आकृति के होते हैं, जिसे समानांतर चतुर्भुज या आयताकार फेस से लिया जाता है। इन दोनों सिरों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो एक्सिस बोलेंगे। अब प्रिज्म भी जो होती है 2 प्रकार के यहाँ पे दिया गया है, एक होता है राइट प्रिज्म, एक होता है आपका ऑब्लिक प्रिज्म। इसके एक्सिस दोनों सिरों पर लंबवत होती है और देखिए इसका एक्सिस जो होता है थोड़ा सा झुका होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है फिगर में। ट्राइएंगुलर प्रिज्म में स्क्वायर प्रिज्म दिया गया है, पेंटागोनल प्रिज्म दिया गया है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म दिया गया है, हेक्सागोनल प्रिज्म दिया गया है और ट्राइपोजियम प्रिज्म दिया गया है। अब देखते हैं पिरामिड को, तो इसके आधार त्रिभुजाकार, वर्गाकार या अन्य बहुभुज में होते हैं। इसके अनुसार पिरामिड का नाम दिया जाता है। इस पिरामिड के फेस झुकी हुई त्रिभुज होती है, इस शीर्ष पर एक बिंदु पर मिलती है, जैसे हम इसको एपेक्स इसको फिगर के माध्यम से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये सभी कौन सा है, तो ट्राइएंगुलर है, ए स्क्वायर है, ए रेक्टेंगल है, ये आपका जो हो जाएगा पेंटागोनल है, एक जो हो जाएगा आपका हेक्सागोनल है। तो ये सभी एक प्रकार का कौन सा है, तो प्रिज्म है। ट्राइएंगल से देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है ट्राइएंगल से, तो इसमें देखिए कितना ट्राइएंगुलर में जो होता है 4 फेस होते हैं, 4 वर्टिकल्स होते हैं, 6 एज होते हैं। और देखिए स्क्वायर में जो होता है 5 फेस होते हैं, 1 2 3 4, एक नीचे 5 हो जाएगा। और इसमें जो होता है 5 वर्टिकल होते हैं, 1 2 3 4, 5 जो होता है वर्टिकल होता है, 8 जो होता है एज होता है। इसी प्रकार जो होता है आपको जो है काउंट करने के लिए भी एग्जाम में दे सकता है। एक होता है आपका सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आपका एक सिलेंडर के बारे में दिया गया है कि इसके दोनों सिरों पर वृत्ताकार फ्लैट होता है जो कस्टर्ड फोर्स से जुड़ा होता है। एक होता है आपका गोला, देखिए जब किसी अर्धवृत्त के इसके व्यास के चारों ओर घुमा दीजिएगा तो कौन सा बन जाएगा, तो गोला बन जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको इसको अथी बनाना है, क्या बनाना है, आयत बनाना है, तो किसी वर्गाकार को जो है आप घुमा दीजिएगा तो कौन सा बन जाएगा, आयत बन जाएगा, अथी बन जाएगा, आयत
नहीं सिलेंडर बन जाएगा। और एक होगा गोला, ये हो गया शंकु। तो जब किसी समकोण त्रिभुज को चारों ओर इसके लंब पर घुमा दिया जाए तो शंकु का निर्माण होता है। इसके आधार समतल एवं वृत्त फेस झुका एवं कवर्ड होता है। आगे देखते हैं फर्स्टर्न। फर्स्टर्न हो जाएगा जब किसी शंकु के ऊपरी सिरा नोक की तरफ थोड़ा सा काटे जाने पर 3D आकृति बनते हैं, उसको फर्स्टर्न बोलते हैं। इस आकृति के ऊपर एवं नीचे वृत्त होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया, इस आकृति के ऊपर एवं नीचे दोनों वृत्त होता है। आगे देखते हैं समानांतर होता है एवं केंद्र समान होता है। इसके दो गोलाकार आधार के बीच जो ऊंचाई होती है उसके वृत्त के बीच की दूरी लंबवत होती है। आगे देखते हैं कि इसमें दिया गया है ये सभी एक। अब देखेंगे कोनिकल सेक्शन देखेंगे। कोनिकल सेक्शन क्या देखेंगे? इलिप्स देखेंगे, पाराबोला देखेंगे और हाइपरबोला देखेंगे, और सर्किल को हम देख चुके हैं। अब देखते हैं क्या हो कि दीर्घवृत्त देखेंगे। देखिए दीर्घवृत्त क्या है कि जब लंब वृत्तीय शंकु को परिच्छेदित समतल पर इस प्रकार काटता है कि शंकु के अक्ष एवं परिच्छेद समतल के बीच कोण शंकु के अक्ष उसको जनरेटर के बीच कोण होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू दिखाया गया है। तो एक प्रकार का कौन सा है? तो एक प्रकार का आपका जो है इलिप्स है। आगे देखते हैं दीर्घवृत्त के मुख्य अवयव देखेंगे, जो कि मेजर एक्सिस होता है, लघु एक्सिस, वर्टिक्स, ये सभी जो होता है डायरेक्टिव, इसी सेंटर देखेंगे। आगे देखते हैं इसमें जो दिया गया है परावलय हो जाएगा। तो किसी शंकु को उसके जनक के समानांतर परिच्छेदित रेखा को काटकर प्रदर्शित करता है, जो उसके वक्रीय आकृति के परवलय कहलाती है। अगर आपको जो है इस पे MCQ मिलेगा तभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीक़ा से समझ सकते हैं। जैसे कि फिगर में आपको जो दिखाया गया है कि इसकी उत्कृष्टता इलेक्ट्रिसिटी जो होती है 1 होती है, इसी सेंट्रिक जो होती है आपका 1 होती है। आगे देखते हैं कि इसका उपयोग जो होता है उद्योग के शेड्स, लाइट्स या प्रवर्धक आदि के आकृति बनाने में किया जाता है। एक होता है आपका अति परलय, किसी समतल में स्थित विभिन्न बिंदुओं का समूह उसी समतल में स्थित दो निश्चित बिंदुओं की दूरी के अंतः अति परवलय कहलाती है। जैसे कि आपका जो है यह 2 शाखाओं वाली खुला वक्र होता है। इसकी जो होती है इसी सेंट्रिक जो होती है 1 से बड़ा होती है। इसके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अंतः सदैव अचर होती है। इसमें 2 फोकस और 2 जो होता है डायरेक्ट्रिस होता है। यहाँ पे देखिए 2 फोकस दिया गया है, फोकस और 2 डायरेक्ट्रिस भी इसमें दिया रहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे हम इसमें 1 लाइनर को कवर करेंगे। तो 1 लाइनर से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और स्मरणीय तत्व वाले ही क्वेश्चन जो आपको ज़्यादातर मैक्सिमम एग्जाम में यहाँ से बनने की कोशिश होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज, वृत्त, आयत, चतुर्भुज आदि समतल व द्विविमीय आकृति होती है। गोला, शंकु, बेलन आदि जो होता है त्रिविमीय आकृति होती है। जब 2 सरल रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिलती है, जब 2 सरल रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिलती है और या एक बिंदु को प्रतिच्छेदित करती है, तो उसके बीच बने झुकाव को क्या बोलते हैं? तो कोण बोला जाता है। आगे देखते हैं कि क्षैतिज रेखा तथा लंब रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। समकोण के छोटा कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। आगे देखते हैं कि 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम मान के कोण को बृहत कोण बोला जाता है। मतलब कि 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है तो उसको हम बृहत कोण बोलते हैं, या इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को सरल रेखा बोलते हैं। आगे देखते हैं कि 180 डिग्री का कोण जो होता है कोण सरल कोण या रिजु कोण कहलाती है। किसी रेखा के दोनों ओर बने कोण समीपवर्ती कोण कहलाते हैं। जैसे कि एडजस्ट एंगल, यहाँ पे हम आपको फिगर के अनुसार दिखाते हैं। ये हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा A, B और C। तो BC जो हो जाएगा, अब B O हो जाए, इसको ले लिए, तो B और O जो हो जाएगा आपका समीपवर्ती हो जाएगा, जो एक दूसरे के OB लाइन जो है एक दूसरे कोण को क्या है? उभयनिष्ठ है यहाँ पे। आगे देखते हैं कि जब 2 समवर्ती रेखाओं का योग 90 होता है तो उस कोण को क्या बोलेंगे? तो पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जब 2 समवर्ती रेखाओं का योग जो होता है 180 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अनुपूरक या समपूरक बोलते हैं। वृत्त की परिधि के एक भाग को क्या कहते हैं? तो चाप बोलते हैं। जैसे कि वृत्त की परिधि हो गया और यहाँ पे एक भाग अगर इस तरह से हो तो इसको क्या बोलते हैं? तो चाप बोला जाता है। आगे देखते हैं कि तीन भुजाओं की बनी सरल आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं एवं
कोण जो होता है समान होती है। द्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं और दो कोण जो होता है बराबर होता है। विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, कोई भी कोण जो होता है बराबर नहीं होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। न्यून कोण त्रिभुज की सभी कोण जो होता है 90 डिग्री से कम होती है। अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है अधिक 90 डिग्री से अधिक होती है और 180 डिग्री से छोटी होती है। आगे देखते हैं, चार भुजाओं से बनी आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। इसी से क्वेश्चन आप ज़्यादा बना सकते हैं। समलंब चतुर्भुज की दो आमने सामने की भुजा समानांतर तथा असमान भी होती है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चार समकोण या 360 डिग्री होता है। आगे देखते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं समानांतर व बराबर होती हैं। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख या अंतः कोण जो होता है आपका बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि आयत के आमने सामने की भुजाएं जो होती है बराबर होती है। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग जो होता है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है n-2। इसको याद रखिएगा कि n-2 इंटू 180 जो होता है बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है। अगर इसी में हम n से डिवाइड करेंगे तो एक कोण का मान निकल जाएगा। एक वृत्त के चाप जीवा से घिरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? तो वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्त की वह भाग जो एक चाप व व्यास से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? तो अर्धवृत्त बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो देखिए क्या बोला है कि वृत्त की वह भाग जो एक चाप और एक व्यास से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? तो अर्धवृत्त बोलते हैं। दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरे वृत्त को क्या बोलते हैं? तो त्रिज्या खंड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है कि दो त्रिज्या, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एक हो गया ये, और यहाँ पे इस तरह से दिया गया है तो दो त्रिज्या हो जाएगा और एक चाप से मिल करके क्या बोलते हैं? तो त्रिज्या खंड इसको बोला जाता है। तीन या तीन से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरे समतलीय आकृति को क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। यदि कोई बिंदु किसी समतल पर इस प्रकार चले कि उसके दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे तो उस बिंदु को पथ को वृत्त बोलते हैं। आगे देखते हैं कि वृत्त को घेरने वाले वक्र रेखा को क्या बोलेंगे? तो परिधि बोलेंगे। तो देखिए वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा को क्या बोलते हैं? परिधि या सरकमफ्रेंस इंग्लिश में बोलते हैं। वृत्त की परिधि पर किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा जो जीवा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वृत्त हो गया और एक बिंदु पे मिला गया तो ये कौन सा हो जाएगा? एक प्रकार का कौन सा होता है? तो जीवा कहलाती है। आगे देखते हैं कि एक ही केंद्रों से खींची गई विभिन्न त्रिज्या खंडों के वृत्त जो होता है संकेंद्रिक वृत्त कहलाती है। विभिन्न केंद्रों से खींची गई विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त उत्केंद्रीय वृत्त कहला जाएगा। इसी सेंटर कहलाती है। वृत्त जो होता है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को उस बिंदु के अतिरिक्त कहीं नहीं खींची जाती है, कहीं स्पर्श ना करें। स्पर्श रेखा बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा जो होता है बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा, स्पर्श रेखा जो हो जाएगा बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा की होती है, लंबवत होती है। आगे देखते हैं 10 पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। 10 सरल रेखाओं को आबद्ध समतल आकृति को 10 भुज बोलते हैं। 11 वालों को एकादश भुज बोलते हैं। 12 वालों को द्वादश भुज बोलते हैं। 9 रेखाओं से घिरे वाले आबद्ध समतल आकृति को 9 भुज बोलेंगे। समद दशमुख की प्रत्येक भुजा बराबर तथा दो संलग्न भुजाओं एक ही संदर्भ रेखा के 36 डिग्री पर झुकी होती है। समन्वभुज की प्रत्येक भुजा बराबर तथा दो संलग्न भुजाओं एक ही संदर्भ में 40 डिग्री पर झुकी होती है। आगे देखते हैं अष्टभुज की दो संलग्न भुजा एक ही संदर्भ में रेखा 45 डिग्री के कोण पर होती है। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो क्या बनता है? कोण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगी कोण को डिग्री या रेडियन में मापा जाता है। 0 से बड़ा या 90 से छोटे कोण को न्यून कोण बोलते हैं। समकोण कोण में एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। 90 से अधिक और 180 से कम को क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। आगे देखते हैं कि 180 के कोण को सरल कोण बोलते हैं। 180 से अधिक लेकिन 360 से कम कोण को रिफ्लेक्स कोण बोलते हैं और 360 का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। आगे देखते हैं
ऐसे आकृति जिसे समतल पेपर पर बनाया जा सके, जैसे कि वृत्त हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, ये सभी जो होता है आपका समतल आकृति पे बनाया जाता है। ये सभी जो होता है 2D डायग्राम के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का योग जो होता है आपका 360 डिग्री होता है। आगे देखते हैं कि किसी त्रिभुज के किसी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होती है। विषमबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है तथा तीनों कोण की मान भी जो होती है अलग अलग होती है। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है तथा तीनों कोण जो होता है समान होता है। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई समान होती है और 2 कोण भी समान होता है। आगे देखते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है 90 डिग्री का योग का होता है। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग जो होता है 360 होता है। वर्ग के चारों भुजाओं एवं कोण जो होते हैं समान होते हैं। वर्ग के विकर्ण आपस में समकोण या समद्विभाजित करते हैं, समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। आयत के सम्मुख भुजाएं समान एवं प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि समचतुर्भुज के चारों भुजाएं एवं सम्मुख कोण जो होता है समान होता है। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान एवं समानांतर होती है। 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बने आकृतियों को बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज की पहचान उसके भुजाओं से होती है। वह बहुभुज जिसकी आंतरिक कोण समान एवं भुजाएं समान होता है नियमित बहुभुज कहलाते हैं। वृत्त, अब देखेंगे वृत्त का वह भाग जो चाप या जीवा के द्वारा बनाया जाता है उसे सेगमेंट कहते हैं। दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष के समकोण पे बनी रेखा जो होता है बनी रेखा नियत कहलाती है। आगे देखते हैं कि दीर्घ वृत्त के चाप पर मिलने वाली दीर्घ अक्ष की रेखा को क्या बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। आगे देखते हैं कि दीर्घ वृत्त के उपकेंद्र इसी सेंटर जो होता है दीर्घ वृत्त के उत्कृष्ट केंद्र जो होता है 1 से कम होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। परवलय के लिए जो होता है उत्कृष्ट जो होता है ई के बराबर होता है और अति परवलय के लिए जो होता है उत्केंद्रता केंद्र होता है 1 से अधिक होता है और वृत्त के लिए उत्केंद्रा केंद्र का मान जो होता है 0 होता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे बहुत अच्छा से डिनोट करना होगा आपको कि देखिए दीर्घ वृत्त के उत्केंद्रता ई का मान जो होता है 1 से कम होता है। परवलय में जो होता है उत्केंद्रता ई का मान जो होता है 1 के इक्वल होता है और अति परवलय के लिए उत्केंद्रता ई का मान जो होता है 1 से अधिक होता है और वृत्त के लिए ई केंद्र का मान जो होता है 0 होता है। जब 2 वृत्त एक दूसरे के प्रतिच्छेदित करते हैं तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होती है 4 होती है। जब 2 वृत्त एक दूसरे के बाह्य स्पर्श करते हैं तो उसके उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या जो होती है 3 होती है। ये सभी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि जब 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होती है 4 होती है। जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या जो होती है यहाँ पे 3 होती है। आगे देखते हैं कि जब 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जाती है। आगे देखते हैं कि एक वृत्त में अन्य वृत्तों को दर्शाया जाता है जिसके केंद्र अलग अलग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेंट्रिकल सर्किल कहते हैं। और इसी तरह से जो होता है आपका आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको जो है अब ज़्यादा टॉपिक इसमें नहीं बचा हुआ है, अब नज़दीक में हम इसको ख़त्म करने के नज़दीक में हैं। तो देखिए ये वाले टॉपिक में जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप इसको कवर कर चुके हैं, लेकिन अगर मेन पार्ट को कवर करना है तो आप MCQ से ज़रूर जुड़िए। एक बार थ्योरी को जो है आप कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए और जैसे ही आप MCQ पे आइएगा तो MCQ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। वहाँ से क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे डील किया जाता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है और जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।